Hello students, today we will discuss multiple choice questions of chapter number 5, that is properties of matter. These multiple choice questions are very helpful for HSBT examination. So let us proceed with our topic. तो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है. इन फिजिक्स मैटर हमारा क्या है? कोई भी स्टफ जिससे हमारा क्या है, यूनिवर्स बना है. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टफ से क्या है, मिलके बनी हुई है. बेसिकली हमारे पास जो मैटर है उसकी हम जनरली 3 स्टेट्स होते हैं हमारे पास: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Solid, liquid and gas. These are the 3 states of matter. So in this chapter we will discuss the properties of solid, liquid and gas. So let us start with our first question. Elastic body is the body that returns to its original shape after a dash. Options are restoration, option B deformation, option C elongation and option D is एक्सलेशन. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इलास्टिक बॉडी वो होती है जो क्या है, अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है. अब किसके बाद रिगेन कर लेती है? रिस्टोरेशन के बाद रिगेन करती है, डिफॉर्मेशन के बाद रिगेन करती है, एलोंगेशन के बाद रिगेन करती है, या एक्सलेशन के बाद क्या है, रिगेन करती है. तो इलास्टिक बॉडी क्या है? कोई भी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स हटाने के बाद क्या है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में क्या है, आ जाती है. और जिस फोर्स की वजह से बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिफॉर्मेशन. इसका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाता है? इलास्टिक बॉडी इज द बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अ डिफॉर्मेशन. मतलब डिफॉर्मेशन के बाद क्या है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डैश पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल. ऑप्शन ए इज फोर्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी इज डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें क्वेश्चन में हमें बेसिकली स्ट्रेस की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है. तो हम उसको देख लेते हैं एक बार. स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसमें हमें पर यूनिट एरिया बताया गया है, तो हमें न्यूमिनेटर पूछा गया है, तो न्यूमिनेटर में हमारा क्या आता है? फोर्स आता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. बेसिकली स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेस है वो क्या है, 2 टाइप की होती है. स्ट्रेस को हम एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड भी. वन इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस. इन बोथ केसेस जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहता है, सेम रहता है. फर्दर हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको भी क्या है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड कंप्रेशनल. So these are the type of stress. But for this question only,
जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो क्या है करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे जो पूछा गया है वो स्ट्रेन के बारे में पूछा। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंजिंग डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बेसिकली हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई रबड़ है, या हमारे पास कोई रबड़ बैंड है, या कोई पीस ऑफ इलास्टिक मटेरियल हम बात करें। जब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स पर यूनिट अप्लाई एरिया अप्लाई करते हैं, तो इसकी शेप में क्या आता है, शेप में और साइज में क्या आता है, चेंज हो जाता है। और उस चेंज इन शेप एंड साइज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, for all deformation the stress and strain are proportional to each other. This is called, option A is Hooke's law, option B Pascal's law, option C is Snell's law, option D is Newton's law। अभी जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। तो जब भी हम क्या करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए एक स्प्रिंग की बात करते हैं, एक हम क्या करते हैं स्प्रिंग की बात करते हैं, तो जब भी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, लेंथ में और शेप में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जब हमने स्ट्रेस को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। ये एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड है वो हम रिलेशन लिख लेते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब इन दोनों की हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इन दोनों की जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड दिस लॉ was given by Hooke. This law was given by Luke Hooke. So it is known as Hooke's law. Known as Hooke's law. तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है इसके लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इसलिए बताई जा रही है क्योंकि क्वेश्चन किसी और तरह से भी दिया जा सकता है। आप पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ से इसका आंसर भी आपको पता चल जाता है, वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure is defined as the force per unit dash over the surface of body। जैसा कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारी स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्ट्रेस है दिस इज ए काइंड ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर का भी हमारे पास क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, इट इज
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एरिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया, दैट इज प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of fluid to the walls of its container. It is called, option A is Hooke's law, option B Pascal law, option C Snell's law, option D is Newton law। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल ने हमें ये नियम दिया था कि जब भी हम क्या करते हैं किसी क्लोज्ड वेसल में मान लीजिए प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है, यहाँ पे कोई पिस्टन लगाया गया है और इसके अंदर क्या है, कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्या है, डाला गया है। जब हम पिस्टन को यहाँ से प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर होगा वो क्या लगेगा, इसके सभी पार्ट्स के ऊपर क्या लगेगा, सेम लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसा बलून में हम जब क्या करते हैं वाटर को फिल करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो साइज बढ़ता है वो क्या है, सभी डायरेक्शन में इक्वल बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड से ज़्यादा बढ़ जाता है और एक साइड से कम बढ़ता है। इट इज इन अकॉर्डेंस विद द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के ऊपर ही हमारे पास जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जो बेसिकली हम जो गैराज हमारे होते हैं, मोटर मैकेनिक गैराज होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वो भी क्या है, बेसिकली पास्कल्स लॉ के ऊपर ही क्या होती है, बेस्ड होती है। बिकॉज जितना प्रेशर हम एक पॉइंट के ऊपर लगाते हैं उतना ही क्या होती है, ट्रांसमिट दूसरे पॉइंट पे होता है। इसी की वजह से हमारे पास क्या है, हम कम फोर्स के साथ किसी भी हैवी व्हीकल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। दिस इन अकॉर्डेंस विद द पास्कल्स। तो option for this question is option number A, sorry, option number B, that is Pascals. Now next question. Elasticity is the property of solid materials to return to its original shape and size after the removal of deforming force। तो कहते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कोई भी सॉलिड है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, restoring force is a force exerted on a body or a system that tends to move it toward an equilibrium state। कोई भी हमारे पास इलास्टिक बॉडी है, मान लीजिए हम रबड़ की बात करते हैं, जैसा जो रबड़ आप लोगों ने घर पे भी देखी है, रबड़ बैंड की बात करते हैं हम। जब हम क्या करते हैं उसको एक एंड से क्या है, फिक्स करते हैं और दूसरे एंड से क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो जब हम क्या कर लेते हैं, उस जो रिस्टोर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रबर बैंड है वो क्या अपनी वापस पोजीशन पे आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही क्या है, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आती है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या है, आ जाती है। सेम केस हम क्या है, स्प्रिंग के साथ भी देख सकते हैं। अगर स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, पहले बढ़ जाता है, बट जब हमने उस फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये वापस क्या अपनी पोजीशन पे चला जाता है। और क्यों जाता है, इट इज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। बट दीज ऑल लॉज आर एप्लीकेबल ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट्स। अगर हम इलास्टिक लिमिट से क्या है उसको ज़्यादा मूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं जाता, ना ही अपना शेप रिगेन करता है और ना ही क्या है अपना साइज को रिगेन करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Hooke's law is used for defining which of the following? Option A is elastic limit, option B stress, option C strain, option D is models of elasticity। जैसा कि अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हुक्स लॉ है वो बेसिकली हमें रिलेशन देता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब इन दोनों के रेशो लेते हैं हम, इज इक्वल टू सी, कोई कांस्टेंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, and this constant is modulus of elasticity. So Hooke's law is used for defining models of elasticity. Option D is correct option for this question. Now next question, what happens to modulus of elasticity if the temperature increases? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, ऑप्शन सी डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कब, जब हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। जो हमारे पास मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो हमारे पास, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जो स्ट्रेन स्ट्रेस है इसको हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो स्ट्रेन होता है इट इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया इसका, इनको अगर हम सेपरेटली चेक करते हैं, मान लीजिए अगर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी है उसमें जो इलास्टिसिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी स्टिफनेस क्या है, वो कम हो जाएगी। मतलब अगर हम, हमारे पास मान लीजिए कोई स्टील की रॉड थी या आयरन की रॉड थी, इसको हमने टेम्परेचर 0 डिग्री पे कुछ वैल्यू थी, हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया। तो 10 डिग्री बढ़ाने से क्या हुआ कि अभी ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान देखिए जो स्ट्रेन है वो क्या है, डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब जब क्या होगा, डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेन बढ़ेगी, यहाँ से देखिए, जब क्या होगा हमारे पास स्ट्रेन बढ़ेगा, तो स्ट्रेन बढ़ने से हमारे पास क्या होगा, जो ईटा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब जैसे तो इनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for the change in shape of a regular body? Option A is metallic strain, option B is longitudinal strain, option C shearing strain and option D is वॉल्यूम स्ट्रेस। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कोई भी रेगुलर बॉडी है उसकी शेप को चेंज करने के लिए इन सभी में से कौन रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्यूब है,
हमने यहाँ पे एक क्यूब बना लिया। जो हमारी शीयर स्ट्रेन है, जो कि हमारी शीयर स्ट्रेन है, शीयर स्ट्रेन में हमारे पास क्या होता है कि जो बॉडी है उसका बॉटम जो क्या है ग्राउंड टचिंग पोर्शन है उसको हम क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और जो अपर पार्ट है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और जब टेंजेंशियल स्ट्रेस इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, इसका अपर पार्ट क्या है, इस तरह से डिफॉर्म हो जाए। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपर पार्ट है वो इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो डिफॉर्मेशन आई है वो कितनी आ गई है, थीटा आ गई है। तो अभी जो ये बॉडी है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम क्या है, सेम है, शेप इज बट शेप इज चेंज्ड। तो इसमें हमारे पास हमने जो हमारे पास स्ट्रेन अब थी वो कौन सी है, स्टीयर स्ट्रेन है। तो जो शेप चेंज होती है किसी बॉडी की वो किस वजह से होती है, स्टीयरिंग स्ट्रेन की वजह से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जो शेप चेंज होगी वो किस वजह से होगी, shear स्ट्रेन की वजह से होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज what is the relationship between modulus of rigidity, bulk modulus A and young modulus Y? जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशो पढ़ा था, के बल्क मॉडुलस को हम के बोलते हैं, और यंग मॉडुलस है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो इन सभी के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इन सभी का जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये वाला होता है। इसको आपने डायरेक्टली क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। इसके साथ ही हम कुछ जो हमारे पास रिलेशंस और हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम क्या है, लिख लेते हैं एक बार। के इज इक्वल टू, कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है। के इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 3 1 माइनस सिग्मा, इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा माइनस 6k। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये सभी जो हमारे पास y है इसे हम बोलते हैं यंग मॉडुलस जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, k को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसे बोलते हैं हम ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ईटा। यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास बची है सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या होता है, पॉइजन्स रेशो, रेशो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये क्या है, हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैल्यू जो है वो लाई करती है -1 टू 1/2 के बीच में, एंड जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो लाई करती है 0 टू 1/2 के बीच में, 0 टू 1/2 के लिए। सो ये रिलेशन आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं, इनमें से आपसे कोई भी कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of increase in temperature on viscosity of liquids? Option A is viscosity increases, option B viscosity decreases, option C remains same, and option D is none of above। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं विस्कोसिटी क्या होती है।
विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, कोई भी हमारे पास लिक्विड है, ये क्या है, किसी भी ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, लिक्विड्स के लिए होती है और गैसेस, सॉलिड्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे पास जिस तरह से हमारे पास सॉलिड बॉडीज के बीच में, सॉलिड बॉडीज जब मोशन में होती हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, उसी तरह से हमारे पास जो जब लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, उनकी लेयर्स के बीच में जो लिक्विड्स हैं वो बेसिकली क्या है, लेयर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इन लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है उस वो क्या है, एक दूसरे को मोशन क्या करता है, अपोज करता है। अगर जनरली अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, वो कितना क्या है, गाढ़ा है। अगर हम बात करते हैं अपना, हमारे लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, लाइक अगर जनरली अगर हम अपने डेली रूटीन से बात करें, अगर वाटर एंड हमारे जो मोटर बाइक में डलने वाले लुब्रिकेंट्स हैं, मोटर बाइक में जो ऑयल डलते हैं, उनकी हम गाढ़ेपन की बात करें, कोई भी लुब्रिकेंट, तो अगर इन दोनों की हम फ्लो की बात करें तो हमारा वाटर क्या है, ज़्यादा तरल है एज कंपेयर टू लुब्रिकेंट। सो दिस प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। तो अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। जो विस्कोसिटी है लिक्विड्स की, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब उनका जो गाढ़ापन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जब भी हम किसी ऑयल को क्या है, घी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, ज़्यादा तरल हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स एट इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेज। तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो हम लिख लेते हैं, ईटा इज इक्वल टू रो 1/2 ए एक्सपोनेंशियल ऑफ सी रो डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे हमारे पास रो क्या है, डेंसिटी है, ए और सी ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। हाँ, इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स विस्कोसिटी। कि अगर हमने क्या है, किसी गैसेस के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसकी विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। गैसेस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस में लिक्विड से उल्टा होता है, गैसेस की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal can be drawn into long fine wire due to its due to this property the metal is called malleable, ductile, brittle, ऑप्शन डी इज प्लास्टिक। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, वो क्या है, करेक्ट है। दैट इज जो हमारे पास मेटल्स हैं, कोई भी हमारे पास क्या है, मेटल्स है, उसको हम क्या है, फाइन वायर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर सेम हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन शीट्स, अगर हमसे पूछा जाए कि मेटल्स को हम क्या है, फाइन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके लिए उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मेलेबल। मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी, इज नोन एज मेलेबिलिटी। बट हेयर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो सही को ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन
डी। ऑप्शन ए कब होगा? अगर हमसे पूछा जाए कि मेटल्स को हमने क्या है शीट्स में बनाना है, मेटल्स को क्या बनाना है शीट्स में बनाना है। गोल्ड को हम क्या शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों? उसमें क्या होती है मेलेबिलिटी। ब्रिटल हमारे जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस लगे होते हैं या हैंडल्स बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इनका इलास्टिक लिमिट क्या होती है बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी से क्या है टूट जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन मीटर, दिस ट्रू और फॉल्स? हम देख लेते हैं। जो हमारे पास सरफेस टेंशन है, टेंशन ये क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, और जो लेंथ है उसका यूनिट होता है हमारे पास, तो हमारे पास सरफेस टेंशन का जो यूनिट बन गया वो क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।